हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे ल्यूब्रिकेंट चैप्टर और ल्यूब्रिकेंट चैप्टर की 2 वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ल्यूब्रिकेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है और साथ में मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन क्या होती है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूब्रिकेंट। देखिए, ल्यूब्रिकेंट जिसको हम यूज में ले रहे हैं किसी मेटेलिक सरफेस है या किसी मशीन के 2 पार्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, जिसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी का मतलब होता है, आप लोग अगर ये सोचते हैं कि फ्लो ऑफ लिक्विड, तो बिल्कुल गलत है, वो विस्कोसिटी नहीं होती। विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड को फ्लो करने से रोकना, लिक्विड को बहने से रोकना, रेजिस्ट करे लिक्विड को फ्लो करने से, दैट इज विस्कोसिटी। तो क्या हो गई विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब आप मुझे बताइए कि एक जो अच्छा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है जिसको हम यूज लेना चाहते हैं, हमारी मशीनरी के अंदर यूज लेना चाहते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? सोचिए, आप दिमाग लगाइए। ऑफ कोर्स उस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। हाई मतलब वो थिक होना चाहिए, वो इजीली फ्लो करके नहीं जाना चाहिए। पता चले हमने मशीन की 2 सरफेस के बीच में ऑयल लगाया, उसकी विस्कोसिटी अगर लो थी यानी वो थिन था, वो फ्लो करके निकल रहा था, तो क्या होगा? मशीन की सरफेस जो थी वो आपस में क्या आ जाएंगी? कांटेक्ट में। और कांटेक्ट में आएगी तो उनमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, वियर एंड टियर होगा। तो वियर एंड टियर को रोकने के लिए, फ्रिक्शन को रोकने के लिए जो ल्यूब्रिकेंट हम यूज में ले रहे हैं उसकी विस्कोसिटी शुड बी हाई, यानी वो थिक होना चाहिए, वो फ्लो करके नहीं जाना चाहिए। तो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब एक अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? हाई। और विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दैट रेजिस्ट इट्स फ्लो, यानी इसको फ्लो करने से रोकती है। अब अगर मैं बात करूं, वैसे वैसे तो देखिए विस्कोसिटी जो है वो एक फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन इन जनरल अगर हम देखना चाहे विस्कोसिटी क्या होती है, तो देखिए ये हमारे पास में एक लिक्विड है और लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट जो ये लेयर्स है, ठीक है, एक लिक्विड है और वो फ्लो कर रहा है और ये उसकी लेयर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से एक लिक्विड को हम मान सकते हैं कि वो लेयर्स के अंदर फ्लो कर रहा है और इसकी जो टॉप मोस्ट वाली जो लेयर है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू जो नीचे वाली लेयर होती है। यानी ऊपर टॉप मोस्ट वाली की वेलोसिटी ज्यादा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती है? कम होती चली जाती है। और अगर 2 लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास में? डी। अब ऐसा क्यों हुआ कि टॉप मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाले की कम? ये आप पढ़ चुके हैं 11-12 के अंदर। ऐसा होता है इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। तो 2 लेयर जिनके बीच में डिफरेंस डी है और उनके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस जो है वो कितना है? वी है। कितना फोर्स पर यूनिट एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा टू मेंटेन द वेलोसिटी डिफरेंस? वो हमारे पास में होता है F इज इक्वल्स टू, उसको इस फॉर्मूले से देते हैं, F इज इक्वल्स टू नीटा V अपॉन डी। नीटा हमारे पास में होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? पॉइज होती है। ये आपको बस यहाँ तक ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा कि विस्कोसिटी क्या है, क्यों क्रिएट होती है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आती है जिसका नाम है विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये विस्कोसिटी इंडेक्स? इसको अब हम समझते हैं। देखिए बच्चों, हमें पता है कि कोई भी ऑयल होता है, उस ऑयल का जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है। इसका मतलब ये, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑयल जो होता है वो थिन होने लगता है। थिन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इजीली फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। मान लीजिए एक मशीन है, उसकी जो मूविंग सरफेस है उसके बीच में हमने एक अच्छा खासा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज में लिया जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई थी, मतलब वो बहुत हाई विस्कोसिटी वाला था, वो फ्लो करके नहीं निकल रहा था। लेकिन उस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की रियलिटी कब सामने आई? जब मशीन अपनी वर्किंग कंडीशन में आई। जब मशीन अपनी वर्किंग कंडीशन में आई, जब मशीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई थी, अचानक पता लगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी विस्कोसिटी क्या होने लगी? कम, और वो वहां से फ्लो करके निकल गया। हमें लगा कि वो वहां पे है, स्टेबल है और फ्रिक्शन नहीं होगा, मशीन के पार्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी क्या हो गई? डाउन, और वो जो ऑयल था वो वहां से फ्लो करके निकल गया। तो हमें ये भी समझना होगा कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम यूज में ले रहे हैं उसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है उसकी विस्कोसिटी, या टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, ये हमें पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है? विस्कोसिटी इंडेक्स, ठीक है।
यानी कि विस्कोसिटी इंडेक्स क्या हो गया, चेंज इन विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैं क्या कह सकती हूँ, विस्कोसिटी इंडेक्स हो गया चेंज इन विस्कोसिटी किसके साथ में, विथ टेम्परेचर, चेंज इन विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। और मैं क्या कहूंगी या आप क्या कहेंगे कि एक अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, कि अगर हम बात करें कि जो गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो विस्कोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर के साथ में। तो विस्कोसिटी जो होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। यानी एक अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल वो है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, विस्कोसिटी में कोई चेंज ना या विस्कोसिटी बहुत कम चेंज हो, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस ऑयल की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कम चेंज होती है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स हाई होता है, और जिस ऑयल की टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बहुत रैपिड चेंज होती है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, लो होता है। यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा चलता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर मैं बात करूं, विस्कोसिटी जो है वो कम चेंज होती है, विस्कोसिटी में चेंज क्या होता है, बहुत ही लो चेंज होता है, तो उसका विस्कोसिटी इंडेक्स तो क्या होता है, हाई। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर विस्कोसिटी में चेंज बहुत ही रैपिड हो रहा है, यानी अचानक से विस्कोसिटी बिल्कुल कम हो गई है, लिक्विड फ्लो करके निकल गया, तो उसका विस्कोसिटी इंडेक्स क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, यानी विस्कोसिटी इंडेक्स उसका कितना माना जाता है, 100, इसे आइडियल कंडीशन कहा जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी एकदम से बिल्कुल कम हो जाती है तो ऐसे लुब्रिकेटिंग ऑयल का आइडियल कंडीशन में विस्कोसिटी इंडेक्स कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। इसका एग्जांपल है गल्फ ऑयल। तो ये हमारे पास में थी विस्कोसिटी और ये विस्कोसिटी इंडेक्स। और विस्कोसिटी इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया जाता है, वो फॉर्मूला हमारे पास में होता है विस्कोसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू L माइनस यू अपॉन L माइनस H हमारे पास में होता है। तो ये फॉर्मूला है विस्कोसिटी इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे L क्या है, U क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो विस्कोसिटी इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला आया L माइनस यू अपॉन L माइनस H हमारे पास में आता है। यहाँ पे L होता है विस्कोसिटी ऑफ गल्फ ऑयल। गल्फ ऑयल हमारे पास में वो ऑयल होता है जिसकी हम मान के चलते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो विस्कोसिटी एकदम से बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो विस्कोसिटी ऑफ गल्फ ऑयल होती है एट 100 डिग्री फारेनहाइट। और विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर के साथ एकदम से बिल्कुल चेंज हो रही है तो इसका विस्कोसिटी इंडेक्स हम कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, आइडियल कंडीशन इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे U होता है हमारे पास में विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट ऑयल एट 100 डिग्री फारेनहाइट, यानी हमारा जो टेस्ट ऑयल है, जो सैंपल ऑयल है जिसकी हमें विस्कोसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास में उसकी विस्कोसिटी को यहाँ पे लेके चलते हैं 100 डिग्री फारेनहाइट पे। और H हमारे पास में होता है विस्कोसिटी ऑफ पेंसिल्वेनियन ऑयल एट 100 डिग्री फारेनहाइट। जो पेंसिल्वेनियन ऑयल होता है, ये पेंसिल्वेनियन ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बिल्कुल भी वेरी नहीं करती है, यानी आइडियल कंडीशन हम मान के चलते हैं कि इसका विस्कोसिटी इंडेक्स कितना होता है, 100 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक हमने 0 विस्कोसिटी इंडेक्स, एक 100 विस्कोसिटी इंडेक्स वाले दोनों ऑयल लिए और उसके साथ कंपेयर करते हुए विस्कोसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया, किसका, टेस्ट ऑयल, जिसके विस्कोसिटी इंडेक्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स को डिटरमाइन करना बाय द अपैरेटस रेडवुड विस्कोमीटर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेडवुड विस्कोमीटर को पढ़ना। सबसे पहले मैं बता दूं हम पढ़ने वाले क्या हैं। ये भी हमने पढ़ा था विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, चेंज होती है। और विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ चेंज होना क्या कहलाता है, विस्कोसिटी इंडेक्स। और एक अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल वो होता है जिसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यही देखेंगे रेडवुड विस्कोमीटर जो होता है वो हमें एक्चुअली विस्कोसिटी नहीं बताता, वो हमें यही बता रहा है कि जो लुब्रिकेटिंग कोई ऑयल है उसकी विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज आता है, कैसे टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी वेरी करती है। इसे हम पढ़ेंगे किससे, रेडवुड विस्कोमीटर से। ये रेडवुड विस्कोमीटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1, एक होता है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2। दोनों में कोई रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 और 2 में कोई विशेष फर्क नहीं होता है। क्या फर्क होता है ये मैं अभी आपको समझा दूंगी जब हम पढ़ेंगे। ऑयल कप जो है उस ऑयल कप के अंदर प्रेजेंट जो जेट होता है उसकी डायमीटर के अकॉर्डिंग इनमें फर्क होता है। एक को यूज लिया जाता है फॉर थिक ऑयल और एक को यूज लिया जाता है थिन ऑयल के लिए। अब हम शुरू करते हैं
रेडवुड विस्कोमीटर की सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को पढ़ना और उसके बाद इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन की बात मैं करूं तो ये डायग्राम मैंने बना दिया है रेडवुड विस्कोमीटर का। किसका बना दिया है? रेडवुड विस्कोमीटर का, टू डिटरमाइन द चेंज इन विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की। इसके अंदर सबसे पहले जो ये आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास में होता है ऑयल कप, जो कि सिल्वर प्लेटेड होता है। ये ऑयल कप किसी भी मेटल का बना हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले जो रेडवुड विस्कोमीटर है इसके अंदर क्या होता है? ऑयल कप। ऑब्वियस सी बात है, इस ऑयल कप के अंदर ही हम क्या भरते हैं? वो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसकी विस्कोसिटी में चेंज हमें डिटरमाइन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास में ऑयल कप। इस ऑयल कप के अंदर ये जो ऑयल कप होता है एक जेट होता है। ये जेट क्या होता है? ये एक तरीके से पतला सा होल होता है, हम कह सकते हैं एक पतला सा होल है, एक जेट है, जिसकी जेट ऑफ 1.62 मिलीमीटर, तो इसकी क्या होती है? डायामीटर, और 10 मिलीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। आप देख रहे हैं मिलीमीटर में डायामीटर चल रही है, यानी एक छोटा सा पतला सा होल होता है जिससे ऑयल जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये हमारे पास में ऑयल कप आप लोगों को सभी को दिख गया होगा। ये दिख रहा है वो ऑयल कप, और इस ऑयल कप में होता है एक जेट। तो ऑयल कप में सबसे पहले क्या प्रेजेंट हो जाता है? जेट। अब ये जो जेट होता है ना, वो एक ब्रास की बॉल हमारे पास में होती है, उससे हम इसको कवर कर सकते हैं। और वो ब्रास की बॉल जो होती है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होती है। वैसे तो केमिस्ट्री लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने परफॉर्म भी किया होगा, तो आप वहां पे इसको देख सकते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। इस जेट को कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक बॉल, ब्रास की बॉल चाहिए होती है, जो कि एक वायर के थ्रू क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो जेट है वो ब्रास की बॉल के थ्रू उसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कंस्ट्रक्शन हो गया किसका? ऑयल कप का। कुछ ऑयल कप के अंदर होता है जेट, और साथ में क्या होती है? एक ब्रास बॉल वायर के थ्रू जो अटैच होती है जेट को कवर करने के लिए। क्या आता है? हीटिंग बाथ। इस ऑयल कप को उठा के, ये जो आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है हीटिंग बाथ या वाटर बाथ, हम इसको कहते हैं। इसके अंदर रख दिया जाता है। वाटर बाथ के अंदर क्या भर देते हैं हम लोग? पानी। पानी भरने के बाद में इस पानी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। पानी को गर्म इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, पानी को फ्यूल के थ्रू भी गर्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इस हीटिंग बाथ या वाटर बाथ में प्रेजेंट पानी गर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है, अपनी हीट किसको ट्रांसफर करेगा? ऑयल कप में प्रेजेंट ऑयल को, और ऑयल गर्म होगा तो ऑयल की विस्कोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो ये काम होता है वाटर बाथ का। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्मामीटर। एक थर्मामीटर ऑयल कप जो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्पिरिट लेवल। इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ लेवलिंग स्क्रू या मैं कह सकती हूँ लेग्स होती है। किसकी? इस रेडवुड विस्कोमीटर की। इन ये जो लेग्स होती है इसमें लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं, ताकि हम इसकी ढंग से जो सेटिंग है वो कर सके किसकी? रेडवुड विस्कोमीटर की। और इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास में कॉलरस फ्लास्क। कॉलरस फ्लास्क क्या होता है? ये हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क को रखा जाता है कहाँ पे? ऑयल कप में जो जेट होता है उसके जस्ट नीचे, टू कलेक्ट द ऑयल। जो ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां से आएगा, उस ऑयल को कलेक्ट करने के लिए इसे कहा जाता है कॉलरस फ्लास्क। और जो कॉलरस फ्लास्क होती है इसकी कैपेसिटी होती है 50 मिलीलीटर। तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन होता है किसका? रेडवुड विस्कोमीटर का। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। देखिए वर्किंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास में लेवलिंग स्क्रू है उनकी हेल्प से, और इस रेडवुड विस्कोमीटर को प्रॉपर प्लेस कर दिया, जैसे भी हमें इसको फिट करना है, प्लेस करना है उस प्रॉपर जगह पे। इसके बाद हम क्या कर देंगे? वाटर बाथ जो है, इस वाटर बाथ के अंदर क्या भर दिया जाएगा? वाटर को भर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ऑयल कप। इस ऑयल कप के अंदर सबसे पहले ऑयल कप का जो जेट है उस जेट को हमने कवर कर दिया ब्रास बॉल से। ठीक है, और उसके बाद जो लुब्रिकेटिंग ऑयल, टेस्टिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसकी विस्कोसिटी का चेंज को हमें डिटरमाइन करना है, उसको हम इसमें फिल कर देंगे अप टू द मार्क। जो हमारा पॉइंटर होता है वहां तक इसको फिल कर दिया जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है उसको हम ऑन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करेंगे तो वाटर बाथ के अंदर प्रेजेंट वाटर जो होगा गर्म होगा। अगर पानी गर्म होगा तो पानी अपनी हीट ट्रांसफर करेगा ऑयल को, ऑयल भी गर्म होने लगेगा। थर्मामीटर के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम ले लेंगे। मान लीजिए हमने 50 डिग्री टेम्परेचर को सेट कर लिया। अब इस 50 डिग्री टेम्परेचर पर जब हमारा ऑयल पहुंच जाएगा, यहाँ पे इस बॉल को हटा दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर पर
हम क्या करेंगे, ऑयल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे किसके अंदर, इस कॉलरश फ्लास्क के अंदर। और इस फ्लास्क में ऑयल को कलेक्ट होने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को सेकंड्स के अंदर नोट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑयल को फ्लास्क में कलेक्ट होने में कितना टाइम लगा, उसको हमने क्या कर लिया, सेकंड्स के अंदर नोट कर लिया। कि मान लीजिए इस ऑयल को 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कलेक्ट होने में मान लीजिए 40 सेकंड का समय लग रहा है, 40 सेकंड का समय यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस से हम जो हमारा ऑयल कप है, इस ऑयल कप को तो वापस से जो हमारा ऑयल कप है, इस ऑयल कप के वॉल्व को वापस से बॉल से हम कवर कर देंगे और इस ऑयल को वापस से फिल कर देंगे किसके अंदर, ऑयल कप के अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी के स्विच को वापस ऑन करके टेम्परेचर को रेज कर देंगे, कहाँ पे, 70 डिग्री तक पहुंचा देंगे। टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचा दिया, 70 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद में वापस से जो हमारे पास में बॉल है उसको वहां से हटाया, कॉलरश फ्लास्क के अंदर ऑयल को वापस से कलेक्ट करेंगे और मान के चलते हैं कि 70 डिग्री टेम्परेचर पर ऑयल को कलेक्ट होने में टाइम जो लग रहा है, अब कितना सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑयल है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी क्या होने लग गई है, कम होने लग गई है, ऑयल पतला होने लग गया है, तभी तो टाइम टेकन क्या हो गया, कम हो गया है। इस तरीके से वापस इस एक्सपेरिमेंट को और टेम्परेचर को हम बढ़ा के रिपीट करते रहेंगे और देखेंगे कि अब अलग अलग टेम्परेचर पर ऑयल को कॉलरश फ्लास्क में कलेक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर टाइम टेकन क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो चेंज हो रही है, कम हो रही है। और अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, लेकिन एक अच्छे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।